गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं सर्कल्स चैप्टर। आज का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त की स्पर्श रेखाएं एवं छेदक रेखाएं। ठीक है, स्पर्श रेखाएं एवं छेदक रेखाएं। ठीक है, स्पर्श रेखाएं एवं छेदक रेखाएं क्या होती है? स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट और छेदक रेखा यानी कि सेकेंड। ठीक है, चलिए सबसे पहले वृत्त समझते हैं, किस टाइप का वृत्त होता है। ठीक, तो वृत्त समझेंगे, ये आपका वृत्त हो गया और यहाँ पे क्या क्या रेखाएं हो सकती है चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं एक लाइन बना दूं आपका इस प्रकार से, ये एक रेखा है, नाम दे दो एल। ठीक है, ये रेखा है, नाम है एल। ठीक, और इसी प्रकार से एक और रेखा मैं बना सकता हूं, यहां देख लो। ठीक, इसका नाम क्या है? एम। ऑल राइट, तो आपके सामने मैंने दो सर्कल्स और दो लाइन बनाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसको क्या कहते हैं? ये वाली लाइन, ये है आपका सेकेंड, यानी कि छेदक रेखा है ये। ठीक है, और ये आपका है टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा। अब आप देखकर समझ सकते हैं कि इसका नाम इस प्रकार से क्यों पड़ा हुआ है। सबसे पहले देखो टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो कि सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके जा रहा हो। ठीक है, जबकि सेकंड एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को चीरते हुए जाता है। समझ रहे हो, जो सर्कल को एक नहीं, एक से ज़्यादा पॉइंट पे काटता है, यानी कि दो पॉइंट्स पे काटता है। ठीक है, यहाँ पर काट रहा है और यहाँ पर काट रहा है। इसी प्रकार से टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे। ऑल राइट, तो टेंजेंट एक ऐसी रेखा है जो केवल और केवल सर्कल को एक बिंदु पर छूकर गुजरती है। ठीक है, और सेकंड एक ऐसी रेखा है जो सर्कल को दो बिंदुओं पर स्पर्श करके निकलती है। ठीक, तो ये हो गया आपका एक टेंजेंट और दूसरा सेकंड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों को और समझेंगे। थ्योरम नंबर 11। थ्योरम नंबर 11 क्या कहता है? अ रेडियस ऑफ अ सर्कल मीटिंग कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल। ठीक है, हिंदी में वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। ऑल राइट, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है इस थ्योरम में, मैं आपको बता देता हूँ। एक सर्कल बना लो और आपसे ये कह रहा है कि अगर इस सर्कल पे एक टेंजेंट है, मान लो, ठीक है, मान लो ये एक टेंजेंट है जो यहाँ पॉइंट पी को टच करके जा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि यहाँ से जो ओ से पी तक का जो रेडियस है वो आपका क्या होता है? सर्कल के टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये 90 अंश पे होता है। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है? अ रेडियस ऑफ अ सर्कल मीटिंग कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट क्या है? एक लाइन है, एल लाइन है मान लो। एल लाइन पे एक कॉन्टेक्ट पॉइंट मिल गया आपको पी, सर्कल और टेंजेंट के बीच में। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर आप रेडियस को लेकर आओगे तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा किसके? इस टेंजेंट के। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, तो यानी कि अगर आप प्रूफ कर ले जाते हो, टू प्रूव ओ पी इज परपेंडिकुलर टू, क्या बोलेंगे हम? मान लो इसको यहाँ नाम दे देते हैं एम और यहाँ पे एन। ठीक है, तो ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एम एन, आपको ये प्रूफ करना है। ऑल राइट, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एम एन, ये आपको प्रूफ करना है। तो अगर आप इतना प्रूफ कर ले जाते हो तो आप इस थ्योरम को प्रूफ कर लोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। इसमें प्रूफ करने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। तो मैं आपको बोलूँगा, चलिए यहाँ पे आपने एम लिया था और यहाँ पे एन लिया था, यहाँ पे एक ओ भी ले लो, ओ ले लो पी, और यहाँ पे मान ले क्यू ले लो आप पॉइंट। ठीक, तो आपने दो तीन पॉइंट और ले लिए उसी लाइन पे। ठीक है, लेट्स टेक पॉइंट्स, कौन कौन से? एम, ओ, क्यू ऑन, ओ एंड क्यू, सॉरी, ओ एंड क्यू ऑन
लाइन एल, ठीक है। लाइन एल पे आप ओ और क्यू पॉइंट और ले लो, ठीक है। या फिर ऐसे बोल लो कि एम ओ क्यू सारे ले रहे हो आप, एम ओ क्यू ये सारे पॉइंट आप क्या कर रहे हो, लाइन एल पर ड्रॉ कर रहे हो, ठीक। अब आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, कंस्ट्रक्शन है ये आपका। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, ज्वाइन ओ टू, अच्छा सॉरी ये ओ लिया हुआ था क्या पहले से, ये नहीं ले सकते, तो इसको नाम दे दो, आर नाम दे दो, ठीक है। तो यहाँ ज्वाइन ओ टू एम, ओ टू आर, और Q भी ज्वाइन कर लो और N भी ज्वाइन कर लो। ये सारे आपको ज्वाइन करने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो आप लोग कुछ चीज़ें जानते हो, जैसे कि अगर मैं एक लाइन ले लूँ और उस लाइन से मुझे एक शॉर्टेस्ट दूरी किसी पॉइंट P, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट मैं O ले रहा हूँ, और मैं आपको बोलूँ कि इस O की इस लाइन से न्यूनतम दूरी, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ए O फ्रॉम दिस लाइन इज व्हाट, है ना। इस O बिंदु की इस रेखा से न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो आप कहोगे सर अगर मैं इस O पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिरा देता हूं किस पे, इस लाइन पे, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये मान लो यहाँ पे n है, तो ये ओ एन आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, है ना। यानी कि न्यूनतम दूरी क्या होगी, ओ से n होगी न्यूनतम दूरी। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि किसी भी बिंदु की किसी दूसरी रेखा से न्यूनतम दूरी क्या होती है, एक लंब होता है ना। यानी कि एक परपेंडिकुलर जो होता है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट पहले से पता है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखो आपका ये जो पॉइंट है ओ एम, आप देख सकते हो कि ओ एम, ओ आर, ओ क्यू, ओ एन, है ना। हर जगह पे आपका क्या है, दीज लाइन्स आर रीचिंग आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, आउटसाइड द सर्कल। तो आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट्स है एम आर क्यू एन, ये सारी की सारी कहां तक जा रही है, सर्कल से बाहर तक जा रही है। देयरफॉर आप इसीलिए कह सकते हो कि एम ओ हो, चाहे आर ओ हो, चाहे आपका क्यू ओ हो, क्यू ओ या फिर एन ओ, ये सारी की सारी बड़ी होंगी किससे, रेडियस ऑफ सर्कल से, है ना, रेडियस ऑफ सर्कल से। यानी कि ये जो इसका रेडियस है, रेडियस से तो बड़ा ही है ना। आप देख लो रेडियस आपका यहाँ तक आता है, और ये O से M कहाँ जा रहा है, रेडियस से बाहर जा रहा है। इसी प्रकार से O से यहाँ पॉइंट तक आना चाहिए था, ये भी बाहर जा रहा है। तो आप बोल सकते हो कि ये सारी लाइंस क्या होंगी, सारी की सारी लाइंस रेडियस से बड़ी है, ऑलराइट। और इकलौता अगर कोई बच जाता है जो रेडियस के बराबर है, तो वो O से P है, ठीक है, वो O से P ही है। तो O से P के अलावा कोई भी दूसरी लाइन ऐसी नहीं है जो कि सर्कल को मिनिमम डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही हो, समझ रहे हो। यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहा है कि बाकी सारी पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल के बाहर हैं, और सिर्फ पी पॉइंट ऐसा है जो सर्कल पर है। इसीलिए आपको अगर सेंटर से एक लाइन चाहिए हो टेंजेंट तक, तो मिनिमम डिस्टेंस वाली लाइन कौन सी होगी, ओ से पी होगी। तो अगर ओ से पी इज द मिनिमम डिस्टेंस टुवर्ड्स द टेंजेंट, तो आपका ये मिनिमम डिस्टेंस है। और आप एक चीज ये भी जानते हो कि मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होता है, जो परपेंडिकुलर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ओ से पी आपका परपेंडिकुलर होगा, ओ से पी आपका परपेंडिकुलर होगा लाइन एल पे, समझ रहे हो। यहाँ पे दो चीजों को हम मिला रहे हैं। पहली बात कि किसी भी रेखा पर अगर आपको न्यूनतम दूरी देखनी है क्या होगी, तो आप कहोगे सर इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिरा दीजिए, जो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस होगा वही मिनिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है। और दूसरी चीज हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है कि यहाँ पे बाकी सारे पॉइंट्स आप जितने भी ले रहे हो टेंजेंट पे, वो सब सर्कल के रेडियस से ज्यादा हो रहे हैं। रेडियस के बराबर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट लाइन है ओ से पी तक की। तो आप कह सकते हो सर ओपी इज द मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे, और ओपी अगर मिनिमम है तो आप जानते हो कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ओ से पी विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन एल, रेखा एल पर ओ से पी क्या होगा, एक लंब होगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट समझाना चाह रहा था। स्टेटमेंट हम लोगों ने समझ लिया है, इसको लिखना कैसे आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे थ्योरम नंबर 12। थ्योरम नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती है, ठीक है। इंग्लिश में कह दूं, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल।
ऑलराइट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझो कि अगर कोई एक सर्कल है, सर्कल के लिए मैंने एक बाहर से एक पॉइंट लिया हुआ है, मान लो एक पॉइंट पी मैं ले लेता हूँ बाहर में, ये सर्कल है ओ सेंटर के साथ। तो अगर आप इस पॉइंट पी से एक स्पर्श रेखा खींचोगे, एक टेंजेंट खींचोगे सर्कल पे, तो मान लो पहला टेंजेंट आपका इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट पी से अगर आपने एक टेंजेंट खींचा तो वो आपका इस प्रकार गुजरेगा। ये मान लो आपका ये पॉइंट कौन सा है, एम पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक। तो आपने अगर पी से कोई टेंजेंट खींचा है सर्कल पे, तो वो पहला टेंजेंट आपका इस प्रकार से आ गया। और अगर कोई एक, मैं आपको बोलूँ एक और टेंजेंट खींच लो, तो आप कहोगे सर ठीक है, एक टेंजेंट और खींचना है तो हम ऐसे खींच सकते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट आपका एम के बाद ये मान लो एन है। अब आपको मैं बोलूं कि आप इसमें पी पॉइंट से ही कोई तीसरा टेंजेंट खींच कर बताओ, तो आप कहोगे सर ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप पी पॉइंट से कोई तीसरी लाइन लेकर जाओगे, मान लो आप कहीं और लेते हो, तो वो इस प्रकार से आएगी, ठीक है। तो अब इसमें दिक्कत क्या है कि ये टेंजेंट नहीं है, ये क्या है, सेकंड है, यानी कि ये एक स्पर्श रेखा नहीं है, ये एक छेदक रेखा है। क्योंकि देखो ये दो पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है, और टेंजेंट क्या होता है, जो एक पॉइंट पे सर्कल को टच करता है। तो एक पॉइंट पे टच करने वाली कितनी लाइंस आप खींच सकते हो, सिर्फ और सिर्फ दो लाइन आप खींच सकते हो। ये पहली बात हो गई कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अब हमको ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि बाह्य बिंदु से, यानी कि बाह्य बिंदु एक्सटर्नल पॉइंट पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, यानी कि पी से आपने जो एक स्पर्श रेखा ये खींची और दूसरी स्पर्श रेखा ये खींची, की लंबाइयां बराबर होती है। तो पी से एम तक की दूरी और पी से एन तक की दूरी बराबर होगी, पी एम बराबर पी एन होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ऑलराइट, क्या प्रूफ करना है, पी से एम बराबर पी से एन होगा। अगर आप इतना प्रूफ कर ले जाते हो तो थ्योरम नंबर 12 प्रूफ हो जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक सर्कल ले लिया है, कौन सा सर्कल है, विथ सेंटर ओ, और मैंने उस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची है, कौन कौन सी, पी एम और पी एन। तो दो यहाँ पे क्या आ गए, टेंजेंट्स आ गए, किस सर्कल पे, सर्कल विथ सेंटर ओ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या खींच लिया, दो स्पर्श रेखाएं यानी कि टेंजेंट खींच लिए। अब मुझे क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, थोड़ी सी रचना कर लेता हूँ, ओ को एम से मिला लेता हूँ, ठीक, और ओ को एन से भी मिला लेता हूँ, और उसके बाद क्या करूंगा, ओ को पी से मिला लूंगा, ठीक है। तो इतना कंस्ट्रक्शन आपको करना है। तो रचना आप लिख सकते हैं, ठीक है। रचना आप सभी लिख लेंगे, क्या कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहली रचना क्या है, ओ से एम को मिलाया, दूसरा ओ से एन को मिलाया, और ओ से पी को मिलाया। तो ये रचना आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, अब त्रिभुज देखिए, दो त्रिभुज आपके सामने है। त्रिभुज कौन कौन सा, ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी, ठीक। अभी अभी आपने थ्योरम नंबर 11 में पढ़ा कि जब भी आप कोई स्पर्श रेखा को सर्कल से गुजरने वाली त्रिज्या से मिलाते हो, तो ये त्रिज्या क्या होती है, उस स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। थ्योरम नंबर 11 में आपने पढ़ा है। तो इसीलिए देख लो, ओ से एन क्या है, एक त्रिज्या है ना, ओ से एन क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है, और रेडियस किस पे आके गिर रहा है, एक स्पर्श रेखा पर। इसीलिए ये वाला एंगल जो बनेगा आपका, ये दोनों क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं तीनों ट्राइंगल्स में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देख लो, ओ एम पी में ओ से एम बराबर क्या हो जाएगा, ओ से एन, ठीक है। क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है, ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि रेडियस ऑफ कॉमन सर्कल। ऑलराइट, पहला चीज हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ओ से पी बराबर ओ से पी। अब इसको क्या बोलोगे, उभयनिष्ठ है ये, ठीक है, यानी कि कॉमन है। देख लो, ओ से पी बराबर ओ से पी। और तीसरा मैं क्या लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल ओ एम पी बराबर एंगल ओ एन पी, और ये दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के। इसका कारण क्या है, क्योंकि स्पर्श रेखा से सॉरी केंद्र से स्पर्श रेखा तक मिलाई गई त्रिज्या उस पर लंब होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये आपका रीजन हो गया। प्रमेय क्रमांक 11 का जो स्टेटमेंट है आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो शॉर्ट में।
ऑलराइट। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या हो गया, ओ एम पी बराबर ओ एन पी, इसलिए आप क्या कह सकते हो, ट्राइंगल ओ एम पी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन पी। समझ में आया क्या? ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांग सम है। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि आपका m से p विल बी इक्वल टू n से p, ठीक है, एम पी विल बी इक्वल टू एन पी। और ये कैसे आया, सी पी सी टी से, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, है ना। तो उसके अनुसार आप क्या बोल सकते हो कि सर ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है आपस में बराबर होगा। ये आप लोगों ने प्रूव कर लिया है, ऑलराइट। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल पे दो टेंजेंट गिराइए, दोनों टेंजेंट की लंबाई कितनी होगी, बराबर होगी। ये आप लोगों ने प्रूव कर लिया है। इसका यूज आप लोग क्वेश्चन में करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और देख लो, अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन और आ जाएगी, सिमिलरली इसी प्रकार से एंगल एम पी ओ विल बी इक्वल्स टू एंगल एन पी ओ, ठीक है। एंगल एम पी ओ बराबर होगा एंगल एन पी ओ। तो इससे मैं एक स्टेटमेंट कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान देंगे, एक स्टेटमेंट क्या कंक्लूड कर रहा हूं मैं, कि ओ पॉइंट जो है, ओ पॉइंट जो है ऐसा स्थित है कि वो कोण पी को समद्विभाजित करता है। समझ रहे हो, पॉइंट ओ क्या है, इस प्रकार से लोकेटेड है, सेंटर ओ इस प्रकार से लोकेटेड है कि वो एंगल पी को, यानी कि एम पी एन को समद्विभाजित करता है, यानी कि बराबर बराबर दो भागों में बांटता है। आप देख सकते हो बराबर बट रहे हैं, एम पी ओ बराबर है किसके, एन पी ओ के, इसीलिए पॉइंट ओ बाइसेक्ट है ना, बाइसेक्ट द एंगल, कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एम पी एन एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ऑलराइट। तो ये आपका पॉइंट ओ एंगुलर बाइसेक्टर है, ये भी आप लोगों ने यहां से कंक्लूड किया है, ऑलराइट। तो इन सारी चीजों का हम लोग क्या करने वाले हैं, उपयोग करने वाले हैं सवाल बनाने में। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बिंदु P से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्लियर है, चलिए बनाते हैं। तो आपको बोला गया था सवाल में, सेंटर से एक पॉइंट P, एक्सटर्नल पॉइंट P की दूरी कितनी दी गई है, आपको 10 सेंटीमीटर की दी गई है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओ से पी गिवन है, दिया गया है ओ से पी बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक। इसी प्रकार से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो स्पर्श रेखा कौन सी है, P से M स्पर्श रेखा है, तो P से M स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर की दी गई है। और अब आपको पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस क्या होगा। तो त्रिज्या, रेडियस आपका किसके बराबर होगा, देखो O से M के बराबर होगा क्या, बिल्कुल। तो O से M की लंबाई आपसे पूछ रहा है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि आप जानते हो कि रेडियस अगर स्पर्श रेखा पर गिरता है तो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा उसके, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि हम जानते हैं O से M लंब होगा किस पे, P से M के, ठीक है। इसलिए अब त्रिभुज कौन कौन सा, ओ एम पी से, इस त्रिभुज से आप क्या बोल सकते हो कि O से P का वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पे, P से M का वर्ग प्लस O से M के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय से होता है। तो O से P की लंबाई आपको 10 दी गई है, स्क्वायर कर दो, P से M आपको दिया गया 8, स्क्वायर कर दो, और प्लस O से M आपको यानी कि R है रेडियस, तो उसका भी स्क्वायर कर दो। तो R आपका आ जाएगा 100 माइनस 64, ठीक है, स्क्वायर। तो R आ गया आपका अंडर रूट 36 यानी कि 6 सेंटीमीटर, ऑलराइट। तो आपको रेडियस मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। इसी प्रकार से ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं बुक में भी, उनको भी एक बार आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का ही, इसमें क्या दिया गया है आपको कि दी गई आकृति में पी ओ क्यू बराबर 100 डिग्री है, एपी तथा ए क्यू वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। तो कोण पी ए ओ का मान ज्ञात कीजिए। आपको एंगल कौन सा, पी ए ओ की वैल्यू चाहिए, मतलब ये वाला एंगल आपको चाहिए,
ठीक है, आपको क्या दिया गया है, पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये कितना दिया गया है आपको, 100 डिग्रीज का दिया गया है। ऑल राइट, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। गिवन एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 100 डिग्री, पहली बात। ऑल राइट, फिर उसके बाद देखो, और आपको क्या दिया गया है, और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। आप सब जानते हैं कि ए से पी एक स्पर्श रेखा है और ओ से पी क्या है, उसकी त्रिज्या है। तो आप जानते हो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है, कि ये दोनों लंबवत होते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ए से क्यू भी क्या है, आपका एक टेंजेंट है, और ओ से क्यू यहाँ पे भी रेडियस है, तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इसके। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें आप जानते हैं। गिवन ये है आपका, और आपको पूछा क्या गया है, फाइंड एंगल पी ए ओ इज इक्वल्स टू व्हाट, इसको आपको पता करना है। तो नाउ हम जानते हैं, या वी नो दैट OP is perpendicular to what, AP, and OQ is perpendicular to what, AQ। ठीक है, और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, नाउ फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज APOQ से, ठीक है, फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल APOQ, we know that angle A plus angle Q plus angle O plus angle P equals to what, 360 डिग्री, है ना। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो एंगल ए आपको पता है क्या, नहीं पता, छोड़ दो। एंगल क्यू पता है आपको, हाँ 90 डिग्री है। एंगल ओ पता है आपको, 100 डिग्री दिया गया है, प्लस एंगल पी पता है आपको, ये भी 90 डिग्री है। ठीक, तो ये 360 के बराबर। तो एंगल ए आपको यहां से मिल जाएगा 360 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 100। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, एंगल ये हो गया 180, और 180 माइनस 100, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो आपका ये वाला एंगल कितना आ गया, एंगल ए बराबर आ गया आपका 80 डिग्री से। ठीक है, ऑल राइट। तो आपको जब एंगल ए बराबर 80 अंश मिल चुका है, तब आपसे पूछा क्या है, ठीक है, आपसे पूछा क्या है, पी ए ओ, बट हम जानते हैं वी नो दैट एंगल पी ए ओ विल बी इक्वल टू एंगल क्यू ए ओ। ये कहां से आया, अभी अभी थ्योरम 12 पे मैंने आपको सीपीसीटी से बताया था कि ये एंगल बराबर होता है इस वाले एंगल के। ठीक है, तो पी ए ओ बराबर क्यू ए होता है, और एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल क्यू ए ओ। ठीक है, तो अब आपका पी ए ओ प्लस क्यू ए ओ होता है, तो आप क्या कह सकते हो, इसको 2 टाइम्स पी ए ओ लिख सकता हूं क्या मैं, पी ए ओ लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ऑल राइट, तो ये हो गया आपका एंगल ए बराबर 2 टाइम्स पी ए ओ। ठीक, तो यहां से आपको मिल जाएगा एंगल ए का वैल्यू कितना था, 80 डिग्रीज, बराबर 2 इंटू पी ए ओ। तो यहां पे आ गया आपको एंगल पी ए ओ मिल जाएगा 40 डिग्रीज। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। ऑल राइट, तो इसी प्रकार से आप और क्वेश्चन भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 देखेंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ। प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। तो पी टी क्यू बराबर को मैंने बोला है थीटा, और उसको आपको किसके बराबर प्रूफ करना है, एंगल ओ पी और क्यू, यानी कि ओ पी क्यू के बराबर प्रूफ करना है। ठीक, तो इस वाले एंगल के 2 टाइम्स के बराबर आपको प्रूफ करना है ये। ऑल राइट, तो अब हम क्या करेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखेंगे कैसे बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या जानते हो उसके हिसाब से चालू करते हैं हम। सबसे पहले आप देख सकते हो, फ्रॉम ट्राइंगल, त्रिभुज पी क्यू टी से, त्रिभुज पी क्यू टी देख लो, पी क्यू टी, है ना। पी से टी बराबर क्या होगा, क्यू से टी होगा, है ना। ये दोनों क्या स्पर्श रेखाएं हैं,
और आप जानते हो कि एक बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए ये दोनों बराबर है। तो पी टी बराबर क्यू टी है। तो त्रिभुज पी क्यू टी किस टाइप का त्रिभुज हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है ना, यानी कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। इंप्लाइज एंगल, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू विल बी इक्वल टू एंगल टी क्यू पी, टी क्यू पी। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ऑलराइट, और ये आपका थीटा है। तो अब त्रिभुज, इसी में एक और चीज अब क्या कह सकते हैं हम, अब एंगल टी प्लस एंगल पी, सॉरी पूरा लिख लेते हैं, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो पी टी क्यू का वैल्यू मैंने लिया था थीटा, प्लस एंगल टी पी क्यू, और यहाँ पे देखो टी पी क्यू बराबर टी क्यू पी होता है, तो इसको भी मैं क्या लिख रहा हूँ, फिर से एंगल टी पी क्यू ही लिख रहा हूँ। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया थीटा प्लस 2 टाइम्स एंगल टी पी क्यू बराबर आ गया 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल टी पी क्यू को आप क्या लिख पाओगे, 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक, इसको और आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। कौन सा एंगल आया, ये वाला, ध्यान दो, ये वाला जो इतना एंगल है ये किसके बराबर आ गया, 90 माइनस थीटा बाई 2 के बराबर आ गया। ठीक, बट परंतु एंगल टी पी ओ, एंगल टी पी ओ बराबर कितना होगा, 90 अंश। और ये 90 क्यों होगा, ये पूरा एंगल देखो टी पी ओ सेंटर तक वाला, ये 90 क्यों होगा, क्योंकि रेडियस जो है स्पर्श रेखा के लंबवत होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। तो टी पी ओ बराबर 90, बट एंगल टी पी ओ क्या है, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू के सम के बराबर है ना, है या नहीं है। तो टी पी क्यू की वैल्यू अभी अभी आपको क्या मिली, यहां से देखो टी पी क्यू बराबर आ गया 90 माइनस थीटा, तो यहां मैं पुट कर देता हूं 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस एंगल ओ पी क्यू बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक, तो यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल ओ पी क्यू बराबर 90 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, तो एंगल ओ पी क्यू आपको क्या मिल जाएगा, एंगल ओ पी क्यू बराबर थीटा बाई 2 मिल जाएगा। ठीक, इसी को थोड़ा आगे यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, इसको रब करूंगा मैं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन करेंगे। ठीक, तो यहां पे अगर आपका सिंस एंगल ओ पी क्यू बराबर क्या है, थीटा बाई 2 है, लेकिन थीटा क्या होता था, एंगल पी टी क्यू होता था क्या, तो मैं ओ पी क्यू बराबर क्या लिख सकता हूं, एंगल थीटा के जगह पे लिख रहा हूं पी टी क्यू बटे 2। ठीक, तो यहां से आ गया एंगल पी टी क्यू बराबर 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, है ना। तो यहां से आपको मिल जाएगा कि ये एंगल जो है इस एंगल का आधा होता है। ठीक है, सिंपल है। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन और इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी भी आप किसी क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बना रहे हो तो आप वहां से ये रिजल्ट को अगर याद रखते हो, इस रिजल्ट को ध्यान में रखते हो, तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। समझ रहे हो, कभी भी मान लो एनटीएससी का एग्जाम है, आपका एनटीएससी के एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा है और ये वाला एंगल पूछा है, तो अगर आप इधर उधर की कैलकुलेशन की जगह सिर्फ ये डायरेक्टली जानते हो कि इसका आधा होता है ये, है ना, ये अगर आधा होता है तो आप डायरेक्टली बना सकते हो। ठीक, कितना सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, तो सिलेबस में आंशिक विलोपन की वजह से हम लोगों को सिर्फ 11 और 12 प्रमेय तक पढ़ना था। प्रमेय क्रमांक 13 है ना, उसको नहीं पढ़ना है। और इस प्रमेय के बेस पे क्वेश्चन भी नहीं दिए गए हैं आपके एक्सरसाइज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 5 में कोई क्वेश्चन नहीं है इस प्रमेय के बेस पे, लेकिन मैं आपको इसका रिजल्ट बता देता हूँ। इसकी उत्पत्ति नहीं देखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि फिलहाल गैर जरूरी है। अगर आपको पढ़ समझना है तो आप देखकर समझ सकते हो, मुझसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो पहले इसकी उत्पत्ति समझेंगे, मतलब उत्पत्ति नहीं समझेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ध्यान में रखेंगे, क्योंकि रिजल्ट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम में आएगा, इसलिए आपको रिजल्ट को याद रखना है। और इसी उत्पत्ति को अभी इग्नोर कर सकते हो, चल जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए समझना जरूरी है कि अंतःखंड और बाह्यखंड क्या होता है। ठीक है, देखो मान लो एक सर्कल है। अब सर्कल पे मैं एक क्या ले लेता हूँ, जीवा यानी कि कॉर्ड ले लेता हूँ। इसका नाम क्या दूंगा, मान लो एम, और इसका नाम दे देता हूँ एन। ठीक है,
तो अगर सर्कल पर जीवा है mn और मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, मान लो यहाँ पे क्या ले लूं, ए ले लेता हूं मान लो, तो आप क्या कहोगे, सर ये जो ए पॉइंट है सर जीवा को दो खंड में विभाजित करता है। ठीक है, ये जो पॉइंट ए है जीवा ए mn को दो खंड में डिवाइड करता है, यानी कि पॉइंट ए बाइसेक्ट्स कॉर्ड mn इंटू टू पार्ट्स। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप के डिवीजन को क्या बोलोगे आप, इंटरनल डिवीजन, है ना, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड्स, यानी कि आंतरिक रूप से काट रहा है, आंतरिक रूप से, या अंतःखंड बोल रहा है, चलो अंतःखंड भी बोलने चल जाएगा। तो यहां पे बोल रहा है कि ये ए पॉइंट क्या कर रहा है, mn को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, कौन कौन से, ma और an में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये हो गया दो पार्ट्स में। इसी प्रकार से अगर मैं आपको बोलूं तो ये हो गया आपके अंतःखंड, यानी कि आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है ना। और अगर मैं आपको बोलूं कि एक पॉइंट में ले लेता हूं बाहर, ठीक है, ये ए है तो मान लो यहां पे मैं बी ले लेता हूं, तो अब क्या हो जाएगा, दो पार्ट बनेगा आपका, इस ए को इग्नोर करो, अब आपका दो पार्ट बनेगा, कौन कौन सा, डी एम एंड बी एन। ठीक है, बी से एम और बी से एन। तो अब आप क्या बोलोगे, ये जो पॉइंट बी है सर कॉर्ड बी एन को एक्सटर्नली डिवाइड करता है ना, यानी कि बाह्य रूप से विभाजित करता है। ठीक, कैसे कैसे विभाजित कर रहा है, बी से एम एक बन जाएगा, बी से एन एक बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, अगर कोई पॉइंट जो है एम और एन के बीच में आती है तो इंटरनली डिवाइड करती है, कोई पॉइंट एम और एन के बाहर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, बाह्य रूप से विभाजित कर रहा है। ठीक है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो ये हो गया आपका बेसिक चीज। इसी के बेस पे आपको प्रमेय दिया गया, प्रमेय क्रमांक 13। प्रमेय क्रमांक 13 में क्या है वो छोड़ दो, सिर्फ उसका रिजल्ट क्या है, वो काम क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक, मान लो एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, तो अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे एक सेकंड काटता हूं, मैं क्या काट रहा हूं, सेकंड, यानी कि छेदक रेखा ले रहा हूं, और उसी पॉइंट पी से मान लो मैं क्या लेता हूं, एक स्पर्श रेखा लेता हूं। ठीक है, एक टेंजेंट लेता हूं, तो पी से मान लो ये टी है और ये क्यू और ये आर है मान लो। ठीक है, सर्कल सेंटर क्या है, ओ है। ठीक, तो यहां पे आपका रिजल्ट क्या इंपॉर्टेंट रख रहा है, यहां पे पी टी का स्क्वायर, पी से टी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी से क्यू इंटू पी से आर के बराबर। ठीक, ये आपका रिजल्ट है, तो ये इंपॉर्टेंस रखता है। ध्यान देना, कभी भी कोई डायग्राम मिलता है जहां पे पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक टेंजेंट खींचा गया है टी, है ना, पी टी, और एक छेदक रेखा खींची गई है पी क्यू पी आर, है ना, तो आपको क्या बोलना है कि सर पी टी का स्क्वायर करूंगा तो पी क्यू इंटू पी आर के बराबर होगा, पी क्यू इंटू पी आर के बराबर होगा। यही आपको रिजल्ट को याद रखना है। ये रिजल्ट की उत्पत्ति भी बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं, अभी देख के कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बनाओगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना, हेल्पफुल रिजल्ट है। आगे बढ़ते हैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ। एक कॉन्सेप्ट और है, उसको भी समझ लो। मान लो एक वृत्त है, एक सर्कल है। ठीक है, अब सर्कल में मान लो मैं क्या लेता हूँ, एक क्या ले रहा हूँ, एक कॉर्ड ले रहा हूँ, कॉर्ड का नाम दे दिया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ध्यान से समझेंगे, इसको मैं उत्पत्ति नहीं बताऊंगा आपको। तो ए से बी अगर एक कॉर्ड है और मैं आपको बोलूं कि एक टेंजेंट खींच लेता हूं मैं, ठीक है, कॉर्ड से एक टेंजेंट खींच लेता हूं जो पॉइंट ए से गुजर रहा है। ठीक, तो ध्यान देंगे, किसी भी एक कॉर्ड के जो कोई एंड पॉइंट है उससे अगर कोई टेंजेंट निकलता है, ठीक, तो यहां पर एक एंगल बनेगा, ये एंगल मान लो एक्स नाम दे रहा हूं मैं, ये एंगल बनेगा। ठीक, इतना तक ध्यान रखो। अब ए बी कॉर्ड है और अगर ए बी कॉर्ड को मैं बोलूं कि ए बी कॉर्ड सर्कल के किसी अन्य भाग पे एक कोण बना रहा है, ठीक है, यानी कि रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है, कौन, कॉर्ड ए बी। तो कॉर्ड ए बी अगर यहाँ पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है तो ये एंगल और ये वाला जो एंगल है ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होता है। ठीक, ये आपका रिजल्ट है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस कॉर्ड द्वारा एक अल्टरनेट सेगमेंट बनाया जा रहा है। ठीक है, एक अल्टरनेट सेगमेंट बनाया जा रहा है। अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा, ये वाला। ठीक, ये इधर का सेगमेंट और ये इधर का सेगमेंट। तो ये जो कॉर्ड एंगल सबटेंड करता है यहाँ पे, वो एंगल किसके बराबर होता है, इस वाले एंगल के बराबर होता है जो टेंजेंट के साथ बनाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। ये कहीं पे भी आपको काम आ सकता है। ठीक,
तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी काफ़ी ईजी है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको सिलेबस के अनुसार नहीं बोला गया है और एक्सरसाइज बनाने में भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें तो ईजी है। तो लेक्चर ख़त्म कर लें यहीं पे, या एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक वृत्त एक चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं को स्पर्श करती है, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर BC प्लस DA होता है, ठीक है। इंग्लिश में भी बहुत ईजी है। मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसके चारों साइड्स को टच कर रहा है एक सर्कल, ठीक है। इसके चारों साइड्स को एक सर्कल क्या है, टच करके गुजर रहा है। ऑलराइट, ध्यान रखेंगे साइड्स को टच कर रहा है। तो प्रूफ क्या करना है, AB प्लस CD बराबर BC प्लस DA होगा। डायग्राम से देखेंगे, इजी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस प्रकार से है, मैंने डायग्राम बना दिया है आपके सामने। आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट AB प्लस CD बराबर क्या होगा, AD प्लस BC। AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC होता है, यानी कि ये भुजा प्लस ये भुजा बराबर ये साइड प्लस ये साइड होगा। आपको ये प्रूफ करना है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इस डायग्राम को देखो, है ना। बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल को सर्कल क्या है, टच करते हुए गुजर रहा है। तो सर्कल मान लो EFGH पॉइंट पे टच कर रहा है, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, देखो ध्यान से देखना, AE बराबर क्या होगा, A से E बराबर होगा A से H, ठीक है। उसी प्रकार B से E बराबर होगा B से F के। इसी प्रकार आपका C से G बराबर होगा C से G बराबर होगा C से F के। और इसी प्रकार से D से G बराबर होगा D से G बराबर होगा D से H के, ठीक है। तो ये आपके 4 इक्वेशंस हो गए। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। और इन चारों का रीजन एक ही है। क्या रीजन है कि ये एंगल, ये मतलब ये जो पॉइंट्स है, ये चारों पॉइंट्स क्या है, टेंजेंट्स है। देख लो, AE भी टेंजेंट है, AH भी टेंजेंट है, इसी प्रकार से BE भी टेंजेंट है, BF भी टेंजेंट है। ऑलराइट, तो ये क्या टेंजेंट्स है, इसलिए ये और ये बराबर हो रहे हैं। मैंने क्या क्या लिया है, ये लिया है, ये लिया है, फिर उसके बाद ये और ये लिया है, ये आपस में बराबर हो रहे हैं, फिर ये और ये बराबर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बराबर हो रही है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कर लेता हूँ, 4 इक्वेशन जोड़ दो। तो AE प्लस BE प्लस CG प्लस DG बराबर क्या हो जाएगा, AH प्लस BF प्लस CF प्लस DH, ठीक। तो AE प्लस BE, A से E प्लस B से E कितना होता है, A से B होता है, प्लस C से G D से G, तो C से G D से G कितना होता है, C से D होता है। और वैसे ही A से H B से F, A से H B से A से H सॉरी A से H प्लस D से H, ये और ये इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा, A से D आ जाएगा, प्लस B से F C से F कितना हो जाएगा, जोड़ के B से C हो जाएगा, ठीक। यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, बहुत आसानी से प्रूफ हो सकती है। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा है, उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाता है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, 3 भी देख सकते हैं। तो इसको आप क्लास वर्क समझिए आज का, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 3, ठीक। इसको बनाने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, थैंक यू।